नमस्ते। आज का वीडियो लास्ट वीक के वीडियोस के कंटिन्यूएशन में है, जब हमने कहा था कि अगर आप बुराई को रोकना चाहते हैं तो फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पिछले जन्मों से, जैसे आप बिलीव करें या ना करें, अगर कोई आपको मारता है तो आप इस जन्म में उसको मारते हैं, फिर अगले जन्म में वो फिर आपको मारता है। ऐसा पास्ट लाइफ सेशंस में दिखता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने उस इंसान को फिर से मारा इस जन्म में, तो वो अगले जन्म में फिर मारेगा, तो आपको फॉरगिवनेस करना होता है। तो कई बार वो इंसान ऐसे रोल्स में आएगा जहां आपको फॉरगिव करना ही पड़ेगा। जैसे वो आपका पेरेंट बन के आ जाएगा, तो वो पेरेंट की आप सफरिंग देखेंगे और फिर आप उसको मारना नहीं चाहेंगे, आप उसको फॉरगिव करना चाहेंगे, तो फिर वो साइकिल टूट जाएगी। तो जब एक इंसान इस हालात में आ जाता है कि उसकी सफरिंग एक्सट्रीम हो जाती है और देखा नहीं जाता है, इतना दयनीय हो जाता है, तो उस पर फिर गुस्सा नहीं रखना चाहिए पिछले जन्मों का, या अंदर से गुस्सा नहीं रखना चाहिए और उसको फॉरगिव कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप फॉरगिव करेंगे, जब आप उसे माफ़ करेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये इंसान बदल गया है और उसको ग्रो करने का मौका देंगे। जब तक आप रिवेंज लेते रहेंगे तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि इंसान बदल गया है, या सिचुएशन बदल गई है, या सर्कमस्टांसिस बदल गए हैं, और जो पहले होल्ड करता था वो अब होल्ड नहीं करता है। तो पुरानी बातों को लेके आप झगड़ा करते रहेंगे, जो बातें अब सच ही नहीं हैं, क्योंकि वो तब सच थी, पर अगर अब वो होल्ड ही नहीं करती हैं। इसीलिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए और पुरानी बातों को बार बार याद करके गुस्सा नहीं होना चाहिए, और माफ़ करना सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक कार्मिक साइकिल बंद हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप महाभारत को लीजिए। कर्ण को कृष्ण ने और अर्जुन ने गड्ढे में कर्ण गिर गए थे, नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि कर्ण ने द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं रोका, तो कृष्ण और अर्जुन ने उनको मुसीबत से नहीं उठाया। अब अगली लाइफ में जब कर्ण हायर पोजीशन में होंगे और कृष्ण या अर्जुन लोअर पोजीशन में होंगे, तो कर्ण नहीं उठाएंगे, फिर उसके अगली लाइफ में फिर से कृष्ण और अर्जुन नहीं उठाएंगे। तो ये पैटर्न चलता रहता है। एक बार आपने फॉरगिव करके दूसरे को मुसीबत से उठा लिया तो वो पैटर्न टूट जाता है। कहीं ना कहीं कार्मिक डेथ आपके ऊपर इसीलिए आता है क्योंकि कहीं आप किसी वुमन को बिट्रे करते हो जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, या किसी बच्चे को बिट्रे करते हो, तो जो लोग अपने आप को बचा नहीं सकते उनका कार्मिक डेट आपके ऊपर आ जाता है उन लोगों के थ्रू जो आपको बचा सकते हैं। मतलब जिनसे आप हेल्प एक्सपेक्ट करते हो उनसे आपको हेल्प नहीं मिलेगी अगर आपने किसी का साथ बिट्रेल किया है। जो आपसे हेल्प एक्सपेक्ट करती है उसको आपने हेल्प नहीं किया, तो जिनसे आप हेल्प एक्सपेक्ट करते हो उनसे आपको हेल्प नहीं मिलेगी। ये हमेशा ट्राई साइकिल जैसे चलता है। हम लोग लोअर डायमेंशन ऑफ अर्थ में है, टॉडलर सोल्स, थर्ड लेवल किंडरगार्टन 3 डायमेंशनल अर्थ में है, 4th और 5th डायमेंशनल में अर्थ जा रही है, 12 और 18 डायमेंशंस हैं। अभी जो लेसन्स चल रहे हैं अर्थ पे, ये यंगर सोल्स लेसन है। तो जो कार्मिक साइकिल है वो ऐसे ऐसे नहीं आती है, वो घूम के आती है। तो आपने किसी को बिट्रे किया तो वो हो सकता है आपको बिट्रे नहीं कर पाए, मगर कोई और आपको बिट्रे करेगा, कोई और आपको दुख देगा जिससे आप हेल्प एक्सपेक्ट करते हो। तब आपको फॉरगिव करना पड़ता है, ये सोच के कि आपने भी कहीं ना कहीं किसी को बिट्रे किया है, किसी को दुख दिया है। और जब आप फॉरगिव करते हैं तो फिर आपको माफ़ी मिल जाती है उस टाइम के लिए जब आपने दुख दिया है, क्योंकि आपका सोल अपने आप को माफ़ कर देता है। तो तब फिर वो ट्रायंगल टूट जाता है और फिर वो कार्मिक साइकिल वहाँ ख़त्म हो जाती है। कई बार लोगों को मोक्ष मिल जाता है। मेरे कई सेशंस में लोग आते हैं जो मोक्ष के लिए रेडी होते हैं और उनको मोक्ष मिल जाता है अगर वो वही करते हैं जो सेशंस में प्रिस्क्राइब्ड होता है। जो सेशंस में जो लेसन्स होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं। फॉरगिवनेस के लेसन्स होते हैं, डिटैचमेंट के लेसन्स होते हैं, और स्ट्रेंथ के लेसन्स होते हैं जो सोल गाइड्स देते हैं। और अगर आप वो लेसन्स फॉलो कर सकते हैं तो मोक्ष मिल जाता है प्रेजेंट लाइफ में। क्योंकि मेरे पास कई सेशंस आते हैं जिनमें लोगों ने 12-15 लाइफ ऑलरेडी जी होती हैं। तो जिन लोगों ने 12-15 लाइफ जी हुई हैं उनको मोक्ष मिलने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि नॉर्मली एक कार्मिक साइकिल 12 लाइफ का होता है। अगर आप वही पैटर्न रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो मिस्टेक से आप निकल गए हैं, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। और फिर आपकी लाइफ टाइम्स आगे के डायमेंशंस में चलेंगी, भगवान के रेल्म से, फिर दूसरी गैलेक्सीज में,
दूसरी गैलेक्सीज में, कई गैलेक्सीज में हायर सिलेबस है, मतलब आप प्लांट्स बना रहे हैं, ओशंस बना रहे हैं और अदर प्लैनेट्स बना रहे हैं, मून बना रहे हैं, सैटेलाइट्स बना रहे हैं, सो रियल नेचुरल सैटेलाइट। सो आप उस कॉस्मिक वेव के हिस्सा बन जाते हैं जो हायर क्रिएशंस करते हैं, जो सिर्फ मनी के लिए क्रिएशन नहीं करते। मनी एक करेंसी है जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, बिकॉज हम लोअर डायमेंशन में है, तो हमें रिवॉर्ड चाहिए काम करने के लिए। और अगर हम अपना रिवॉर्ड्स दिखाते नहीं है तो लोग हमें ट्रस्ट नहीं करते कि इसको तो कोई मार्क्स मिले ही नहीं है, हम इसको ट्रस्ट क्यों करें, तो मनी दिखाना पड़ता है। मगर हायर डायमेंशंस में आपका काम डायरेक्टली एक्नॉलेज होता है और रिवॉर्ड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। आपका सेटिस्फैक्शन लेवल आपका रिवॉर्ड होता है। और माइंड्स इतने मैच्योर होते हैं कि वो आपका काम समझ लेते हैं इंट्यूटिवली और एप्लीकेशन के थ्रू, एंड एक्सटर्नल एविडेंस जैसे मनी है या मार्क्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो डायमेंशंस 4th, 5th, 6th के अबव है। और टिल आप 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन में हो तब तक आपके मार्क्स काउंट करते हैं, आगे जाके मनी काउंट करता है, तभी लोग आपको ट्रस्ट कर पाते हैं। या फिर आपका सेंटलीहुड काउंट करेगा कि बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं, तब लोग आपको ट्रस्ट, मतलब लोग आपसे एक्सटर्नल एविडेंस मांगेंगे आपकी आइडेंटिटी के लिए, आपके प्रूफ के लिए। और आपको फिर एज अ सेंट आपको लोगों को फॉरगिव करना पड़ता है अगर आपके पास एविडेंस नहीं है। तो आप गुस्सा ना हो, आप क्योंकि अगर आप गुस्सा हो गए एज अ सेंट तो आप अगले जन्म में मर्डरर बन जाएंगे, किलर बन जाएंगे, और बहुत लोगों का आप कत्ल कर देंगे क्योंकि आपसे उन्होंने एविडेंस मांगा था पिछले लाइफ में। ऐसा भी पास्ट लाइफ सेशंस में आता है कि सेंट्स के पास्ट लाइफ्स ऑफन किलर के होते हैं, क्योंकि उन्होंने और किलर के पास्ट लाइफ्स ऑफन सेंट के होते हैं। तो ये भी चक्र चलता रहता है कि आप सेंट बने, आपने बहुत लोगों की हेल्प की, मगर लोगों ने आपको एक्नॉलेज नहीं किया, आपको गरीब छोड़ के इज्जत नहीं दी, तो फिर अगले लाइफ में फिर आप में डेमोनिक एंटिटीज आ जाती हैं और आप किलर बन जाते हैं। फिर आपको रिग्रेट होता है, फिर आप सेंट बनते हैं, फिर आपको गुस्सा आता है क्योंकि आपकी कदर नहीं होती है बिना मनी के, तो फिर आप किलर बनते हैं। सेंट लाइफ में कई लोग रेपिस्ट बन जाते हैं, अगर वो मनी नहीं लेते हैं तो वो रेपिस्ट बन जाते हैं, और फिर उनको पे बैक करना पड़ता है फ्यूचर लाइफ में, क्योंकि वो रेपिस्ट बन गए तो उनको फिर लोगों की हेल्प करनी पड़ती है, स्पेशली वीमेन की। इससे अच्छा होता है कि आप जो इस लेवल का कार्मिक एक्सचेंज है, जो करेंसी है, जो मनी है, उसको आप रिसीव करें और मनी के थ्रू आप हीलिंग करें। और जब आप मनी के थ्रू हीलिंग करते हैं तो आप डिस्काउंट्स दे सकते हैं इनकम लेवल के हिसाब से, मगर आपके माइंड में ये विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि लोगों के पास मनी है देने को, उससे लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी। अगर कोई सेंट विजुअलाइज करेगा कि लोगों के पास मनी है तो उन लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, और इनकम्स बढ़ेंगी तो अबंडेंस बढ़ेगी, तो आपके पास भी इनकम आएगी, मगर प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी प्लैनेट पे। अगर आप सोचेंगे कि लोगों के पास मनी नहीं है और ये गरीब हैं, तो उन लोगों की इनकम्स कम हो जाएंगी और उनमें गरीबी बढ़ जाएगी। तो जो भी सेंटहुड मेडिटेशन में जो आप सोचते हैं वो सच होता है। तो आप ध्यान से सोचिए, स्पेशली जो लोग एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं उनको अपनी सोच पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी वो दुनिया के लिए सोच रहे हैं वो धीरे धीरे होने लग जाता है। तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि लोगों के पास पैसे हैं, इक्वालिटी बढ़ रही है, लोगों के पास हीलिंग के लिए पैसे हैं, और अपने सेल्फ लव के लिए, ऑर्गेनिक फूड के लिए, हेल्दी खाने के लिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदने के लिए पैसे हैं। ये नहीं कि सारा पैसा आप सोच रहे हैं गरीबी है और जो पैसा आ रहा है वो अल्कोहल में ख़त्म हो रहा है, शादियों में ख़त्म हो रहा है, शादियों के बाद बहुत झगड़े हो रहे हैं, झगड़ों को निपटाने में ख़त्म हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। मगर अगर एक जनरल बिलीफ है कि पैसा नहीं है, तो पैसा ऐसी चीज़ों में ख़त्म हो जाता है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो अबंडेंस बढ़ रही है और आपको इसको एक्नॉलेज करना चाहिए और फिर लोगों को फॉरगिव करना चाहिए। अगर वो आपको पैसे नहीं देते हैं तो आप उनको फॉरगिव करें। जब आप उनको फॉरगिव करेंगे तो आप अपने आप को फॉरगिव करेंगे उस टाइम के लिए जब आपके पास पैसे नहीं थे और आपने पैसे उतने नहीं दिए थे जितने आपको देने चाहिए थे। सो इस तरह जब आप अपने आप को फॉरगिव करते हैं तब आप फिर रिसीविंग मोड में आते हैं और फिर आपको जो भी आपका ड्यू है वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें टाइम लगता है, शिफ्टिंग पॉवर्टी कॉन्शियसनेस से अबंडेंस कॉन्शियसनेस में, रिवेंजफुल कॉन्शियसनेस से रिसीविंग कॉन्शियसनेस में आने में टाइम लगता है।
फॉरगिवनेस देने में टाइम लगता है। पास्ट लाइफ थेरेपी करने से आसान हो जाता है फॉरगिवनेस देना, बिकॉज आप देख लेते हो कि दूसरे इंसान ने आपने कितना गलत किया है दूसरे इंसान के साथ, जिसकी वजह से आप पे वापस आ रहा है। सो ईजी हो जाता है फॉरगिवनेस देना कंपेयर टू अ सिचुएशन जहाँ बिल्कुल ही आपको आइडिया ही नहीं है। जैसे अगर किसी ने देखा कि उन्होंने उनका भाइयों में बहुत झगड़ा है, मगर उन्होंने देखा कि पिछले वॉर में वो जो दो भाई थे, एक इंडियन था एक चाइनीज था, और जो इंडियन ने चाइनीज को मार दिया था, तो वो झगड़ा इसीलिए है क्योंकि वो ब्रदर बन के आ गया चाइनीज, और फिर वही झगड़ा चलता जा रहा है। तो जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आती है तो आप रियलाइज करते हैं कि इस लाइफ का झगड़ा नहीं है, ये पिछले लाइफ से ऑटोमेटिक कंडीशनिंग में चलता आ रहा है, और फिर आपको हीलिंग करनी पड़ती है, रिलेशनशिप सुधारने पड़ते हैं, उसके पहले की लाइफ में जाके ट्रूस करना पड़ता है ताकि वो इंडो चाइनीज़ वॉर में ऑपोजिट हो ही नहीं, और फिर झगड़ा तब जाके सुलझता है। तो इसमें 2-3 लाइफ टाइम्स देखने पड़ते हैं ताकि वो झगड़ा ठीक हो जाए। जो लोग एक सेशन लेते हैं फिर उनकी सोल हीलिंग ही हो पाती है, हो सकता है वो 2-3 लाइफ टाइम्स नहीं देख पाए, तो फिर सोल हीलिंग से ही अपने आप को आपको डिटैच करना पड़ता है। कई लोग एक सेशन में 2-3-4-5 लाइफ टाइम्स देख पाते हैं, तो फिर उसमें वो अगर रीस्क्रिप्टिंग हो जाती है तो झगड़ा घर में शांत हो जाता है। मगर रीस्क्रिप्टिंग के लिए आपको कोर लाइफ मालूम होनी चाहिए, किस वजह से झगड़ा हो रहा है पहली लाइफ में नॉर्मली कुछ डेमोनिक एंटिटीज, कुछ ब्लैक मैजिक होता है जिससे झगड़ा शुरू होता है, फिर वहाँ से हीलिंग हो जाती है तो आगे का झगड़ा सॉल्व हो जाता है। सो फॉरगिवनेस के लिए पास्ट लाइफ थेरेपी बहुत यूजफुल है क्योंकि रीस्क्रिप्टिंग हो जाती है और आप वो जड़ से ही हटा देते हो वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से अभी झगड़ा हो रहा है। जैसे मेरी एक क्लाइंट है, वो एक मैरिज में है जहां उनके बीच में कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं है और बहुत सालों से नहीं है, उन्होंने बहुत रेमेडीज ट्राई कर ली मगर नहीं है। मगर उन्होंने पिछले लाइफ में देखा कि वो एक आदमी थे, बहुत फ्लर्टेशियस आदमी थे, और उनकी एक वाइफ थी जिससे उनका कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं था। तो अब वो वाइफ उनके हस्बैंड है। सो अब वो रिवेंज चल रहा है एंड वो डिवोर्स भी नहीं कर पा रहे हैं और साथ फ्रेंड्स जैसे रहते हैं। सो जब ऐसे कार्मिक प्रॉब्लम्स होते हैं तो कई बार दूसरा इंसान चाहता है कि पूरा पे बैक लेके ही ख़त्म हो, तो इसमें आपको फॉरगिव ही करते रहना पड़ता है और अपनी लाइफ डिटैचमेंट के साथ जिए ताकि आप पॉजिटिव रह सकें। एक चीज़ लाइफ में नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी बहुत चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, तो उस पर भी वो अब पॉजिटिव रह पाती है। सो इसीलिए एक चीज़ को लेके ग्रज रख के आपको अपनी पूरी लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए। आपको और चीज़ें देखनी चाहिए जहाँ पॉजिटिविटी आ रही है और फिर फॉरगिव करना चाहिए ताकि कार्मिक साइकिल ब्रेक हो। मगर फॉरगिव आपको ऐसे करना है कि आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस बिहेवियर, ताकि वो बिहेवियर कंटिन्यू ना हो। आप बोलो मैं इस पर्सन को फॉरगिव करती हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, पर ये बिहेवियर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। जैसे या मैं इस पर्सन को फॉरगिव करता हूँ मगर ये बिहेवियर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जैसे बच्चे में करते हैं कि हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं मगर वो तोड़ फोड़ कर रहा है तो हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही आप अडल्ट्स के साथ करिए ताकि वो तोड़ फोड़ करना बंद करें और आपके साथ अच्छा बिहेव करें, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें ताकि पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इंसान चेंज हो जाता है, जो पहले ख़राब है वो आगे जाके अच्छा भी हो सकता है। और फिर हमें होल्ड नहीं करना चाहिए ग्रज कि ये पहले ख़राब था, हमें अलाउ करना चाहिए कि वो अच्छा हो गया और फॉरगिव करना चाहिए, उसके साथ अच्छी तरह रहना चाहिए ताकि वो और अच्छा हो सके और आप अपने आप को भी फॉरगिव कर सकें और आप अच्छाइयाँ रिसीव कर सकें। थैंक यू।